हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। ग्राम समाज एवं विकास की जो क्लासेस राम जी की पाठशाला की तरफ से आपको मिल रही हैं वो ऑल्टरनेट डेज पर अभी मिल रही हैं, ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन। और आप में से बहुत सारे लोग ये कहते भी रहते हैं कि बहुत पुरानी वीडियोज़ पे मतलब दूसरे तीसरे पार्ट पे कमेंट करते हैं कि सर कंटिन्यू कीजिए, तो आप लोगों को शायद अपडेशन नहीं मिलता है। यूट्यूब की तरफ से कई बार अपडेट नहीं जाता है, नोटिफिकेशन नहीं जाता है, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम का, उसको जाके ज्वाइन कर लो। क्योंकि मैं यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद वहाँ पर इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, तो आपको कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। आगे भी जो कोई पीडीएफ वगैरह कभी आगे तैयारी के दौरान रहेंगी वो सब चीज़ें भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण समाज में समस्याओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो इन समस्याओं में सबसे बड़ी जो दो समस्याएं हैं, एक है गरीबी यानी पॉवर्टी और दूसरा है आपका बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। राम जी की पाठशाला की खास बात यह है कि मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाना ज़्यादा पसंद करता हूं बड़ी बड़ी वीडियोस के, क्योंकि आप डेली देखिए, आप कंटिन्यू देखिए। ठीक है, तो अब मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, वैसे तो ऑल्टरनेट डेज पे आई रही है, पर मैं कोशिश करूंगा डेली आपको 20-25 मिनट का वीडियो मिल जाए। आप थोड़ा सा विश्वास कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्यवान होना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं है कि जो चैनल फ्री में पढ़ाते हैं वो कोर्स कंप्लीट नहीं करते। आप जाके यूपीएसआई वाली प्लेलिस्ट देख रख सकते हैं, मैंने वहां से पढ़ाना शुरू किया था। एक एक चीज, सब चीज पढ़ाई है, यू कैन ट्रस्ट मी। तो आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी की, और बेरोजगारी को इंग्लिश में कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि सर आप इंग्लिश में भी यूज कीजिए टर्मिनोलॉजी, आप हिंदी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं, तो समझ में नहीं आता। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं टर्मिनोलॉजी को आपका इंग्लिश में बोलने का प्रयास करूं। तो गांवों में क्या रहता है, गांवों में ग्रामीण समाज में जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वह है बेरोजगारी। लोग बेरोजगार हैं क्योंकि भारत का अधिकांश भाग, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या से पटा पड़ा है, और ग्रामीण जनसंख्या का अधिकांश भाग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट फॉर्म में इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में। वो आधारित है कृषि पर। वो या तो डायरेक्टली कृषि का कार्य कर रहा है, खेती पार्टी कर रहा है, गन्ना बो रहा है, चावल बो रहा है, गेहूं बो रहा है, दलहन तिलहन जायद की फसलें बो रहा है, या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यानी कृषि संबंधी कोई उपकरण बेच रहा है, या कोई खाद बेच रहा है, पेस्टिसाइड बेच रहा है, या कुछ भी कृषि संबंधी कार्य कर रहा है। और आपको पता है जो कृषि का क्षेत्र है वो आज तक भी विकसित नहीं हो पाया है। आज तक भी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, संसाधनों की कमी है, सिंचाई की कमी है, ऊर्जा की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बहुत सारी चीज़ें कृषि क्षेत्र झेल रहा है। और उसी कृषि क्षेत्र पर हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या डिपेंडेंट है। तो स्वाभाविक सी बात है, उस क्षेत्र के आधार पर ग्रामीण समाज में एक प्रॉब्लम खड़ी हो रही है जिसका नाम है बेरोजगारी, जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को अगर आप अर्थव्यवस्था के आधार पर देखोगे, इकोनॉमी के आधार पर देखोगे, तो 4 से 5 टाइप इसको देखने को मिलते हैं। बट जिन बेरोजगारी के प्रकारों की आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिन अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, उसमें 2 टाइप हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। पहला टाइप है आपका ऊपर लिखा हुआ है अदृश्य बेरोजगारी, यानी कि ऐसी बेरोजगारी जो दिखती नहीं है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरी है मौसमी बेरोजगारी, यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये 2 बेरोजगारी ग्रामीण समाज में बहुत बड़े स्तर पर देखने के लिए मिलती है। तो पहले डिस्कस करते हैं अदृश्य बेरोजगारी। देखो अदृश्य बेरोजगारी क्या होता है। अदृश्य बेरोजगारी या आप कह लीजिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ऐसी बेरोजगारी जो दिखाई नहीं देती। अब ऐसा क्या हो गया कि ऐसी बेरोजगारी जो दिखाई नहीं देती, कोई लॉजिक नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप बुक्स में इसकी डेफिनेशन को देखोगे तो आपको भारी भरकम डेफिनेशन देखने को मिलेंगे, और कई बार तो इतने जटिल शब्दों का प्रयोग होता है हिंदी के भी कि कई बार मेरे को भी समझ में नहीं आता। पर मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको डिफाइन कर रहा हूँ। अदृश्य बेरोजगारी का मतलब यह है कि आपने देखा होगा, जैसे अगर आप किसी गाँव देहात से संबंधित होंगे, मैं तो हूँ ही, मैं तो देखता ही हूँ, मैं सीमावर्ती ग्राम में रहता हूं। ठीक है, सीमावर्ती ग्राम आप समझ सकते हैं, यानी कि जिस ग्राम की सीमाएं शहरी सीमाओं से अतिक्रमित होती हैं, यानी कि जो मतलब काटती हैं, लगभग मिलते हुए हैं, ऐसे ग्राम में रहता हूं। तो यहां पर आपको दोनों तरह की जो व्यवस्था है वो देखने को मिलती है, शहरी और ग्रामीण दोनों। गांव के प्रकारों के बारे में मैं चर्चा पहले से कर चुका हूं, आपको सब चीजें पता हो।
तो इंपॉर्टेंट बात यह है अदृश्य बेरोजगारी। तो आपने गांव में देखा होगा कि किसी किसी घर में क्या रहता है कि जमीन तो रहती है 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, ठीक है। और अगर आप फसल के दौरान, फसल कटने के दौरान अगर उन खेतों में जाके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा कि उन खेतों में 1 बीघा का खेत है और उसमें 20 बंदे घुसे हुए हैं, ठीक है। 1 बीघे का खेत है, उसमें 20 बंदे घुसे हुए हैं। तो ये है अदृश्य बेरोजगारी। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या लॉजिक हुआ कि एक खेत में 20 बंदे घुसे हुए हैं, तो घुस सकते हैं वो, कुछ भी नहीं। देखो, जब किसी कार्य को करने के लिए, जब किसी काम को करने के लिए एक्स्ट्रा लेबर लगाया जाता है, ठीक है, किसी काम को करने के लिए एक्स्ट्रा लेबर लगा हुआ है, ठीक है, एक्स्ट्रा आदमी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो वहां पर अदृश्य बेरोजगारी होती है। अब कैसे होती है, अब मेरी बात अभी आप समझो। यहां पर मैंने प्रॉपर डेफिनेशन लिख रखा है। जो अदृश्य बेरोजगारी है ग्रामीण क्षेत्रों में यही वृहद स्तर पर व्याप्त है। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है, तो आपको बोलना पड़ेगा अदृश्य बेरोजगारी। वृहद स्तर पर, एक बड़े लेवल पर यह व्याप्त है। किसको कहते हैं? किसी कार्य को करने हेतु जितने श्रमिकों की आवश्यकता है, किसी काम को करने के लिए जितने श्रमिकों यानी मजदूरों की आवश्यकता है, उससे अधिक श्रमिक कार्य में यदि संलग्न है। समझ में आ रही बात? किसी कार्य को करने के लिए जितने मजदूरों की जरूरत है उससे ज्यादा मजदूर अगर उस काम में लगे हुए हैं, और जो अतिरिक्त मजदूर हैं यानी कि जो ज्यादा लगे हुए हैं, सपोज करो किसी गन्ने के खेत में छिलाई का सीजन है, हमारे क्षेत्र में छोल कहते हैं, छीलना है ना, पत्तियां अलग करना और ऊपर जो वो है उन्हें अलग करना, गन्ने की पूरी पूलियां तैयार करना, इसको छोल कहते हैं। मानो गन्ने खेत में 1 बीघे गन्ने खेत में 5 व्यक्ति पर्याप्त हैं, पर वहां पे लगे हुए हैं 10, वहां पे लगे हुए हैं 15। तो आवश्यकता तो एक्चुअली में 5 की थी, पर वहां पे 10 ज्यादा लगे हुए हैं। तो किसी कार्य में जितने श्रमिकों की आवश्यकता थी उससे अधिक जो श्रमिक लगे हुए हैं, और यदि उन अतिरिक्त श्रमिकों को हटा दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसको कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी। समझ गए होंगे आप अदृश्य बेरोजगारी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? जितने की जरूरत है उससे ज्यादा लगे हुए हैं, उसको कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अदृश्य बेरोजगारी। इसका एक अन्य नाम भी है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। वही अदृश्य और प्रच्छन्न का एक ही अर्थ निकलता है, ये आप समझ जाइए। तो किसी कार्य को करने के लिए जितने मजदूरों की आवश्यकता है उससे ज्यादा लगे हुए हैं, और यदि उन अतिरिक्त मजदूरों को हटा दिया जाए तो उत्पादकता पर, उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वहां पर जो बेरोजगारी स्थित है, यानी कि जरूरत तो नहीं है पर लगा हुआ है, एक्चुअली में उसकी नीड तो नहीं है पर वो घुसा हुआ है वहां पर, तो इसको कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी। तो अदृश्य बेरोजगारी आप समझ गए हैं। अब इसके कारण क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि मतलब जहां जरूरत नहीं है उससे, भाई कारण क्या है? कारण सिंपल सी बात है, और कोई काम है ही नहीं, मैक्सिमम जनसंख्या है और क्षेत्र एक ही है, कृषि है, इतनी भूमि है नहीं। तो क्या कारण है? कारण क्या है? जनसंख्या अधिक है, लोग ज्यादा हैं, काम कम है और खाना सबको चाहिए, तो अदृश्य बेरोजगारी का प्रतिशत दर बढ़ गया। दूसरा कारण क्या है? रोजगार के अन्य वैकल्पिक साधन नहीं है। भाई केवल एक ही क्षेत्र कृषि है गांव में, और क्या है? कुछ भी नहीं है गांव में, और ना कोई रेस्टोरेंट चल सकता है, ना कोई कपड़े की दुकान चल सकती है, ना कोई और धंधे शुरू हो सकते हैं, या शुरू तो हो सकते हैं पर है नहीं। कोई अन्य वैकल्पिक साधनों का अभाव, अन्य वैकल्पिक साधनों का अभाव ही कि किस चीज को जन्म दे रहा है? अदृश्य बेरोजगारी को जन्म दे रहा है। तीसरा है अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर। एक तो जनसंख्या ज्यादा, और वो भी एकलौते कार्यक्षेत्र कृषि पर निर्भर है, तो इसलिए जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, अदृश्य बेरोजगारी है, वो ज्यादा बढ़ रही है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है रोजगार के अन्य वैकल्पिक साधनों का अभाव होना। और कोई काम धंधा नहीं है गांव में, तो आदमी वही काम करेगा। ये है आपकी अदृश्य बेरोजगारी। दूसरी है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल बेरोजगारी। अब ये बोलेंगे सर ये कौन सी बेरोजगारी है कि जिसमें बंदा मौसमी पकड़ के खड़ा रहता है उसको मौसमी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मौसमी मतलब सीजनल बेरोजगारी। सीजनल बेरोजगारी यानी कि वर्ष के किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी व्यक्ति ने कार्य किया और उन दिनों काम करने के बाद बाकी दिनों बेकार में घूमता रहा, बेगारी में घूमता रहा, ठाली घूमता रहा, ऐसे मौज मस्ती करता रहा, बीड़ी सिगरेट हुक्का मस्तियां करता रहा,
तो इसको कहते हैं सीजनल बेरोजगारी। समझते हैं क्या कि व्यक्ति वर्ष के किसी विशिष्ट समय में कार्य करता है और बाकी समय में बेकार रहता है। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल दूं, क्या एग्जाम्पल दूं, जैसे कृषि का ही एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, खासकर मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि सामान्यतः 3 फसलें कृषक लेता है, 3 फसलें सामान्यतः निकाल लेता है। आपकी जुलाई से लेके अक्टूबर तक के टाइम में खरीफ की फसल निकल जाती है, चावल वगैरह धान वगैरह निकल जाता है। उसके बाद नवंबर से और अप्रैल के बीच में वो रबी की गेहूं की फसल ले लेते हैं और उसके बाद वो अप्रैल से लेके जून जुलाई तक जायद की फसल ले लेते हैं, तरबूज खरबूजा खीरा ककड़ी वगैरह ले लेते हैं। तो ये सब सुविधा यहाँ पर है। और कृषि जो पूरी तरह से निर्भर है, कहीं ना कहीं वो वर्षा पर ही निर्भर है। किसान जब भी देखता है आसमान की तरफ ऐसे देखता हुआ असहाय सा आपको मालूम पड़ता है, देखते हैं आप लोग, असहाय ऐसे ऊपर देखता रहता है, क्योंकि वो वर्षा का इंतजार कर रहा होता है, वो बारिश का इंतजार कर रहा होता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश ठीक होती है, परंतु देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर वर्षा का अनुपात बहुत कम है, या केवल उनको वर्षा कब मिलती है, वर्षा ऋतु में ही मिलती है। तो वर्षा ऋतु में ही वर्षा मिलती है। वर्षा ऋतु का समय कब रहता है? लगभग जून से शुरू हो जाता है और आपके अगस्त सितंबर तक चलता है। यही 3-4 माह का समय रहता है। और अधिकांश लोग, क्योंकि अधिकांश लोग कृषि क्षेत्र में वर्षा पर ही आधारित हैं, तो जिन क्षेत्रों में केवल वर्षा ही सिंचाई का एकमात्र साधन है, वहां पर कृषक किसान लोग केवल और केवल एक ही फसल से काम चलाते हैं, जिसका नाम है खरीफ की फसल, यानी कि वो चावल बो देते हैं, ठीक है, वो धान बो देते हैं। तो ये क्या हुआ कि वो आदमी केवल वर्षा ऋतु पर आधारित रहा और केवल 4 महीने उसने खेती की। वर्ष के 8 महीने वो बेरोजगारी में रहा, बेकारी में रहा, बेकार रहा, घूमता रहा। तो वर्ष के 4 महीने काम किया, 8 महीने बेकार रहा। तो ये जो 8 महीने की बेरोजगारी हुई, इसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। समझ में आ गई होगी बात। वर्ष के किसी विशिष्ट समय कार्य करना, बाकी थाली घूमना, इसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। ये बात समझ में आ गई होगी। देश की अधिकांश क्षमा चाहता हूं, अधिकांश कृषि, अब बहुत आराम है, आप चिंता मत कीजिए। देश की अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित है। बहुत सारे राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जो केवल एक ही फसल ले पाते हैं, सब मैंने डिस्कस कर दिया है। अब इसके कारण क्या है? इस मौसमी बेरोजगारी के कारण क्या है? मौसमी बेरोजगारी के कारण भी ज़्यादातर हमारे सिंचाई संसाधनों की कमी, क्योंकि जिस क्षेत्र में केवल वर्षा से ही जल पहुंच रहा है, तो सिंचाई के साधन बढ़ाने चाहिए, नलकूपों से पानी पहुंचाना चाहिए, ठीक है, नलकूप की व्यवस्था होनी चाहिए, तालाबों की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां तक नहर का सिस्टम, कैनाल सिस्टम पहुंचना चाहिए, वहां तक कैनाल सिस्टम के बाद राजवाहे के माध्यम से जल पहुंचना चाहिए, कुएं के माध्यम से जल पहुंचना चाहिए। यानी कि सिंचाई साधनों की कमी के कारण मौसमी बेरोजगारी दिखाई दे रही है स्पेशली। तो इसको मिटाने के 2 साधन हैं। पहला साधन है सिंचाई के साधनों का विकास कर दिया जाए उस क्षेत्र में, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर दिया जाए, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। नलकूप लगा दिए, कुएं खोद दिए, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा दिया, उससे पानी रोक लिया, ठीक है, और तालाब बना दिए गए, नहर सिस्टम डेवलप कर दिया गया, बांध के द्वारा सिंचाई, छोटे छोटे बांध बना दिए गए, चेक डैम्स बना दिए गए, तमाम चीज़ें हैं। वर्षा ऋतु में पानी जब पड़ रहा है, जितना जा रहा है खेतों में जा रहा है, बाकी को स्टोर करके रख लिया जाए, वर्ष भर कुछ ना कुछ किया जाए, यानी कि सिंचाई के साधनों का विकास किया जाए, तो ये मौसमी बेरोजगारी हट सकती है। दूसरी बात है, जब कृषक या व्यक्ति गांव में 4 से 5 महीना ही कृषि कार्यों में संलग्न है, उसके अतिरिक्त यदि सिंचाई के साधनों का विकास नहीं हो पा रहा है, तो ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। गांधी जी ने संविधान के आर्टिकल 43 में यह बात कही है। गांधी जी ने नहीं कही है, गांधी जी के विचारों को वहां पर रखा गया है डीपीएसपीज में, ठीक है, आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वहां पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा। हम लोग
गांधी जी के विषय में बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बोलते हैं, ज़्यादातर युवा जो लोग हैं वो नेगेटिव बोलते हैं। पर गांधी जी की जो विचारधारा है जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा वो कितना दूर का सोच रहे हैं। क्योंकि कोई भी देश बिना अर्थव्यवस्था को मजबूत किए अपने आप को विश्वगुरु की श्रेणी में नहीं ला सकता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। किसी युद्ध नीतिकार ने कहा है या किसी नीतिकार ने कहा है कि किसी व्यक्ति को, किसी देश को, किसी राष्ट्र को यदि आपको बर्बाद करना है, सबसे पहले उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाइए, उसके बाद उसकी संस्कृति और उसके संस्कारों को नष्ट कीजिए, वह देश स्वतः नष्ट हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था का कितना गहन चिंतन गांधी जी के विचारों में दिखाई देता है कि जिस समय वो भारत को आजाद करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसी समय वो ग्राम में स्वशासन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की बात कर रहे हैं, वो पंचायती राज की बात कर रहे हैं, वो कुटीर उद्योगों को उत्साहन की बात कर रहे हैं, वो ग्राम उद्योगों के उत्साहन की बात कर रहे हैं, प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देकर इस मौसमी बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। यही कुछ समाधान है। अब आगे एक क्लास और आएगी, उम्मीद करता हूँ आज ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी फुल एनर्जी के साथ पढ़ाया और मैं इसी तरह पढ़ाता हूँ और पढ़ाता रहूँगा। बस आपसे एक दरख्वास्त है, पढ़ते रहिए और चैनल को मैक्सिमम शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।